हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह प्रैक्टिकल ऑडिट करना है। किताबों में तो हमने बहुत कुछ पढ़े, बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम देखना चाहते हैं कि ऑडिट किस तरह होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आज आप लोगों को पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में और वोकेश लाइफ में कितना डिफरेंस होता है। बुकिश लाइफ ज़्यादातर बोरिंग होता है। बेसिकली बुनियाद तो हमारा वहाँ से बनता है, लेकिन उसमें ना वो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें नज़र नहीं आती थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो आप देखोगे कि मेन चीज़ तो यहाँ पे है। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि हमने किस तरह ऑडिट करना है। मैंने सेलेक्ट करना है एक आइटम को जो है रिसीवेबल्स, ठीक है। मैंने इस रिसीवेबल्स को ऑडिट करना है। सपोज़ चलो मान लेते कि हमारे पास एक कंपनी है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीवेबल का अमाउंट आ रहा है 5 लाख, ठीक है। तो हमने अगर इस 5 लाख को ऑडिट करना है तो किस तरह करना है। इसका ऑडिट शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहिए। बेसिकली हमें तो ओवरऑल ऑडिट का कंसेप्ट सीखना चाहिए, तब हम ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन इनको सीखने के लिए, इनको ऑडिट करने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। जो पहला है असर्शंस। अगर आप को असर्शन का पता है तो आप फिर इस रिसीवेबल का ऑडिट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। वैसे तो आपको होना चाहिए पूरे ऑडिट को नॉलेज, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पूरे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तभी आप कर सकते हो ऑडिट। लेकिन यहाँ पे रिसीवेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक को मतलब आगे जानना चाहते हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कि असर्शन क्या है। असर्शन बेसिकली आपने किताबों में पढ़ा होगा। असर्शन में शामिल होता है कंप्लीटनेस, ठीक है। और कंप्लीटनेस के बाद जो है ना, असर्शन में आपके आते हैं टोटल है 5-6, ठीक है। तो कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये सीखना चाहिए, तो अब आप रिसीवेबल्स का ऑडिट कर सकते हो। तो असर्शन क्या है? असर्शन जो है ना, इन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया कि असर्शन के अंदर कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन और प्रेजेंटेशन होता है। लेकिन असर्शन है क्या? क्या भला है असर्शन? बेसिकली असर्शन होता है मैनेजमेंट का, जो आप इसको मैनेजमेंट का एजम्पशन भी कह सकते हो। और कौन बनाता है ये जो है ना, ये असर्शन, ये मैनेजमेंट सेट करता है, मैनेजमेंट बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप चले जाते हो किसी कंपनी में, चलो मैंने मान लिया ये है कंपनी ABC, ठीक है, ये कंपनी है। मैं ऑडिटर हूँ, ठीक है। मैं इस कंपनी में आया, मैं इस कंपनी वाले को कहूँगा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो अपने। जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे देंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं अगर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना चाहता हूँ, करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चेक करूँगा, और चेक करने से पहले मैनेजमेंट का यही व्यू होगा। इन ABC का जो मैनेजमेंट है ना, उनका यही एक मतलब इनकी एजम्पशन होगी कि हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ना, इनमें जो भी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट है, कंप्लीटनेस है, वो एग्जिस्ट करती है, तभी हमने इसमें रिकॉर्ड की है। उसकी एक्यूरेसी वो सही है, इसकी वैल्यूएशन हमने टाइम के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक इसकी वैल्यूएशन की है। ऑब्लिगेशन है तो हमने रिकॉर्ड किया है, और प्रेजेंटेशन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्कुल सही जगह पे किया है। ये मैनेजमेंट कहता है। जब मैं ABC कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता हूँ तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ABC कंपनी के, इनके असर्शन हम यही कहते हैं कि ये कंप्लीट है, एग्जिस्ट करते हैं, एक्यूरेट है, वैल्यूएशन हमने इसके मुताबिक, टाइम के मुताबिक किए हैं, मतलब मार्केट के मुताबिक, ऑब्लिगेशन है तो हमने रिकॉर्ड किया है, और इसकी प्रेजेंटेशन भी सही है। हर आइटम
हर चीज़ के सही सही कैटेगरी में आई है। तो एजर्शन बनाते कौन है? एजर्शन बनाते हैं मैनेजमेंट। कौन बनाता है एजर्शन? मैनेजमेंट बनाता है। ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर फिर आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के एक एक एजर्शन को चेक करना है कि आया मैनेजमेंट कहता है कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए है वो कंप्लीट है, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर इसको चेक करेगा कि आया ये सच में सही है या गलत है। फिर उसके बाद वो एग्जिस्टेंस को भी चेक करेगा। एग्जिस्टेंस के बाद एक्यूरेसी को। ऑडिटर जो है ना बेसिकली एजर्शन बनाने का काम, एजर्शन लगाने का काम मैनेजमेंट का है, लेकिन ऑडिटर का क्या काम है? ऑडिटर को इन एजर्शन को चेक करना है। ऑडिटर का काम है इन एजर्शन को चेक करना। ठीक है। और ये एजर्शन आपको किताबों में, आर्टिकल्स में, हर जगह पे मिल जाएंगे कि एजर्शन जो है ना ये 5-6 एजर्शन है: कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, इवैल्यूएशन, ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन। तो कौन बनाता है एजर्शन? एजर्शन बनाते हैं मैनेजमेंट, लगाते हैं मैनेजमेंट। कौन चेक करता है एजर्शन? ऑडिटर चेक करता है। ठीक है। उसके बाद चले मूव होते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर एबीसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएगा, ठीक है, उसका एक वॉक थ्रू करेगा, ठीक है, और फिर उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है ना आप लोगों को पता होगा अगर आप ऑडिट के फील्ड से हो, अगर ऑडिट के साइड से हो, उम्मीद आपने ऑडिट पढ़ा हो। और उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, सिस्टम को भी चेक करेगा कि मटेरियल में स्टेटमेंट का रिस्क चांस कितना है। ये पूरे सिस्टम पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करेगा और फिर इसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे ये डिसाइड करेगा कि हमने जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स वो कितने लगाने हैं। ठीक है। अगर सिस्टम इनका सही है, स्ट्रॉन्ग है, वीकनेसेस के चांसेस कम है, तो ये जो है ना इतने डिटेल में वो प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई करेंगे, मुताबिक मतलब इतने ज़्यादा प्रोसीजर ये फिर अप्लाई नहीं करेंगे। आप इसके तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर सिस्टम वीक है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनका वीक है, तो फिर ऑडिटर ने ये डिसाइड करना है कि यार सिस्टम तो सही नहीं है, तो मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वो अप्लाई करने हैं। यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, जो कि इसको आप रोम भी कह सकते हो, इनका काम क्या है? बेसिकली रोम का काम यही है कि मैंने आगे मालूम करना है कि मैंने आगे कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कितना काम करना है प्रोसीजर्स पे। तो यही क्या काम है? रोम का काम है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। ये आपने पढ़ा होगा भी। ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया कि रोम का काम है कि हमने आगे कितने प्रोसीजर्स लगाने हैं, अदर प्रोसीजर्स हमने कितने लगाने हैं। अब डिटेल में इतना नहीं जाता मैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है, टॉपिक भी मैंने सिर्फ एक लिमिट टॉपिक रखा है, रिसीवेबल हम इसके हाथे से बाहर नहीं जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो रिसीवेबल है ना 5 लाख के, इसका ऑडिट अब मैंने स्टार्ट करना है। मुझे पता चला एजर्शन क्या चीज़ है, ठीक है, कौन बनाता है, कौन चेक करता है, वो मुझे पता चला। रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का जो काम है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो भी मुझे पता चला। अब मैंने ऑडिट स्टार्ट करना है, तो मैं सोचूंगा यार कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो एजर्शन है ना, इसमें जो 5-6 आ रहे हैं, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टिंग, वैल्यूएशन, प्लाना जो भी है, याद रखो, हमेशा याद रखो, ये किसी एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, वट जो भी आइटम आप उठाते हो, एक पे सारे अप्लाई नहीं होते, किसी पे 3 अप्लाई होंगे, किसी पे 4 अप्लाई होंगे। मतलब मेरा यही है कि एजर्शन में जो कंप्लीटनेस है, एग्जिस्टेंस है, वैल्यूएशंस, प्रेजेंटेशन, ऑब्लिगेशंस, ये जो सारे हैं ना, चलो अगर हमने किसी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने रिसीवेबल उठाया, तो रिसीवेबल पे ज़रूर नहीं है कि ये सारे अप्लाई होंगे, किसी पे प्रेजेंटेशन अप्लाई होगा, किसी पे वैल्यूएशन अप्लाई होगा, किसी पे एग्जिस्टेंस अप्लाई होगा, किसी पे नहीं होगा। तो आप ना किसी ये तो मैं प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई पेपर हो तो आप टाइम ज़ाया ना करें कि यार मैं रिसीवेबल पे सारे अप्लाई करूँगा। सारे किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होते, किसी पे अप्लाई होते हैं, किसी पे नहीं होता, किसी पे एक ही अप्लाई होगा, किसी पे 3, 4, 5, 6 टोटल अप्लाई होंगे। ठीक है।
तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, कौन सा अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने रिसीवल को चेक करना है। मैं सोचूंगा कि यार इस रिसीवल पे कंप्लीटनेस जो है ना ये अप्लाई होता है कि नहीं, एग्जिस्टेंट अप्लाई होता है कि नहीं वैल्यूएशन। सबसे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कंप्लीटनेस है क्या, एग्जिस्टेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है। मैं कंप्लीटनेस के बारे में आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता क्योंकि टाइम नहीं है इतना। कंप्लीटनेस इसका ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड किया है, आया ये कंप्लीट मैंने रिकॉर्ड किया है कि नहीं, इसकी हर जगह पे जो जो इफेक्ट जाना चाहिए था मैंने वो इसकी एंट्री सही की है कि नहीं। तो इस तरह चलो मैं आपको इसके ना प्रैक्टिकल के साथ समझाता हूँ। तो मैं पहले रिसीवल्स जो है ना मैं इस पर कंप्लीटनेस अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले कंप्लीटनेस मैं रिसीवल पे किस तरह अप्लाई करूँगा यार। ये जो रिसीवल्स है ना, अगर मैंने इसको कंफर्म करना है तो मैंने कंप्लीटनेस के हाथे के अंदर क्या करना है, मैंने इसके ये जो रिसीवल है ये कहाँ से आते हैं, इसकी एंट्री क्या है, इसका तो दूसरा भी एक पार्ट होगा ना। हाँ क्यों नहीं है, इसका दूसरा पार्ट ये है एंट्री से। मैं आपको बता दूँ डेबिट हमारा रिसीवल होता है, ठीक है, क्रेडिट हमारा सेल नॉर्मली जो मैं कहूँ। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तो अगर मैं ये बता दूँ कि यार मैं इसका कंप्लीट चेक करूँगा क्योंकि ये जो रिसीवेबल 5 लाख का तो आ रहा है, ये सेल में चेक करना चाहता हूँ क्या है ये सेल का साइड से ही इनने रिकॉर्ड किया है, कंप्लीट रिकॉर्ड किया है कि नहीं, सिर्फ रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है और सेल रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं इस सेल को चेक करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं पूरे साल की जो सेल है इसको चेक करूँगा, उसका टोटल कितना सेल हुआ है, कितना बैंक में आया है और कितना मेरा रिसीवल में मैंने रिकॉर्ड किया है। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा टोटल साल में कितना सेल था, ठीक है, इसमें से कितना बैंक में आया और कितना बकाया अमाउंट है जो कि रिसीवल में मैंने रिकॉर्ड किया है और कितना कैश में आया। तो इस तरह से मुझे कंप्लीटनेस का पता चल जाएगा रिसीवल्स का। मतलब मैं उनके सेल साइड के चेक करूँगा कि टोटल इसके इसी साल में कितना सेल था, ठीक है, टोटल, और इसमें से हमें कितना मिला थ्रू बैंक और कैश, ठीक है। और अब ये रिमेनिंग रिसीवल्स का अमाउंट इसने जो लिखा है आया ये इसने सही लिखा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम इसके कंप्लीटनेस को चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम इसका जो है ना हम सेल पे TOD अप्लाई करेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल, हम इसको चेक करेंगे। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब सैम्पलिंग बेसिस पे हम कुछ इनवॉइसेस को उठाएंगे, हम इसको चेक करेंगे कि यानी यार ये जो सेल इसने रिकॉर्ड किया है 5 लाख का, ठीक है, इसमें से मैं कुछ सैंपल उठाता हूँ, ठीक है, और सैंपल को मैं चेक करूँगा कि यार इस सैंपल ये जो मैंने सैंपल का उठाया है इनवॉइस का, आया इसका ऑर्डर आया था या नहीं, या आया फेक सेल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इसका मैं कुछ मतलब ऑर्डर्स वगैरह भी चेक करूँगा कि आया ऑर्डर आया था या नहीं, ऑर्डर में कितना अमाउंट आया था, हमने कितना इसके अलावा इसके मतलब रिकॉर्ड किया है। तो इसी तरह हमने इसको चेक करना है। फिर हमने इसको कट ऑफ भी अप्लाई करना है, ठीक है। कट ऑफ आप लोग जानते भी होंगे मुझसे अच्छा, अकाउंटिंग टर्म है, ठीक है। चलो यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक रिसीवल पे एक अप्लाई किया जो कि था कंप्लीटनेस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस यहाँ तक मैंने अप्लाई किया रिसीवल पे। आप लोगों को मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कट ऑफ किस तरह अप्लाई होता है रिसीवल पे। अब दूसरा जो चीज़ है ना, मैं सोचता हूँ कि यार ये जो रिसीवल्स हमारे आ रहे हैं, ठीक है, 5 लाख के, मैंने इसका कंप्लीटनेस चेक किया, ठीक है, ये सही है, इसने कंप्लीटनेस सही रिकॉर्ड किया है। मैं साइड पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, कंप्लीटनेस ओके है, नो प्रॉब्लम। यार मैं चेक करता हूँ कि आया ये 5 लाख जो हमने लेने हैं कस्टमर से, आया ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, या इसने फेक रिकॉर्ड किए हैं। तो मैं इसका दूसरा जो है एजर्शन अप्लाई करूँगा, वो है एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस में अप्लाई करूँगा। यार ये 5 लाख मैंने किसी से लेना है, जो भी हो बंदा, जो भी नाम है रिसीवल का, यार ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं उस बंदे से कांटेक्ट करूँगा कन्फर्मेशन के थ्रू, कन्फर्मेशन के थ्रू मैं कंफर्म करूँगा कि आया ये जो है ना ये 5 लाख का अमाउंट जो आ रहा है ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कन्फर्मेशन
कंफर्मेशन में मीन मैं उस कस्टमर से कांटेक्ट करूंगा, उसे कंफर्म करूंगा कि आए ये जो बैलेंस आपके खिलाफ जो रिकॉर्ड हुआ है बिज़नेस में, आपने ये पे करना है कि नहीं, आपका ही बैलेंस है या किसी और का तो नहीं है, या वैसे रिकॉर्ड तो नहीं है। अब कंफर्मेशन जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव। हमने हमेशा पॉजिटिव कंफर्मेशन कस्टमर को सेंड करना है। ये बस सिर्फ याद रखिए कि हमने कस्टमर को कौन सा कंफर्मेशन सेंड करना है, पॉजिटिव कंफर्मेशन हमने कस्टमर को सेंड करना है। और हम ये जो कंफर्मेशन सेंड करते हैं, ये जो रिमाइंडर, हम ये तकरीबन 2 से लेकर 3 टाइम जो है ना, मतलब 3 टाइम हम इनको रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं कस्टमर को। अगर उसका जवाब आया तो सही है, अगर नहीं आया तो फिर और तरीका निकालेंगे एग्जिस्टेंट के लिए। चलो मैंने मान लिया कि मुझे जवाब उस कस्टमर से आया कि हाँ ये मेरे 5 लाख का जो बैलेंस आपने लिखा है ये मेरा ही है, मैंने पे करना है, तो सही है। लेकिन अगर कस्टमर का जवाब नहीं आया तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने अल्टरनेटिव तरीके से अल्टरनेटिव तरीका अप्लाई करना है कि यार अब मैं इसको किस तरह चेक करूँगा। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट से मैंने रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना है, लेकिन वहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है, ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, ऑडिटर इस पे रिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा यार और भी तरीका होगा ना, क्यों नहीं होगा। मैं चेक करता हूँ कि यार जो ये रिलायबल नहीं है, तो मेरे पास अब 2 तरीके रह गए। ठीक है, अगर कैश मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है, कैश अगर रिसीव हुआ है तो मैं बैंक स्टेटमेंट को चेक करूँगा कि यार ये जो रिसीवल हमने रिकॉर्ड किया था फिर उसके मुताबिक हमें इतना कैश मिला, तो मैं बैंक स्टेटमेंट में चेक करूँगा क्या ये बैंक स्टेटमेंट से मुझे इतना पैसा आया है कि नहीं आया, तो यहाँ से भी मुझे पता चलेगा। ठीक है, अगर कैश रिसीव नहीं हुआ, अभी तक ये 5 लाख का अमाउंट आ रहा है, रिसीविंग हमने उससे करना है, मीन रिसीवेबल्स अमाउंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे, आप लोगों को पता होगा, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि चलो मैं आपके यहाँ पे समझाता हूँ कि ये मैंने चलो मैं कहता हूँ ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी, और ये हमारा कस्टमर्स। ठीक है, जब ये माल इसको सेंड करता है ना और ये बंदा माल रिसीव करता है, तो ये एक रिसीविंग नोट देता है कंपनी वालों को कि मैंने आपसे ये चीज़ें लिए। ये जो कस्टमर है ना, इसको जब माल यहाँ से आता है तो ये जो चीज़ें वसूल करता है उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, रिसीविंग नोट, उस पे साइन करके इन कंपनी वालों को देते हैं। कंपनी वाले आके उस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास ही रख के संभाल करते हैं ऑडिट पर्पस के लिए। तो हमने जाके उस कंपनी वाले से पूछना है, या कंपनी वालों को भी कस्टमर वालों से भी पूछो, उनके पास भी एक कॉपी होती है, लेकिन हमने अपने कंपनी के जो जिसने हमने जिस कंपनी का ऑडिट करना है उनसे पूछना है कि चलो यार आपने जो माल भेजा था कस्टमर को, जो उसने रिसीविंग पे साइन किया था, मुझे वो रिसीविंग दिखा दे। कस्टमर ने तो उस पर साइन किया होगा ना, तो आपके पास एक कॉपी होगा, तो चलो मुझे वो दिखा दे। अगर उसके पास कॉपी है तो मैं इसको चेक करूँगा। अगर बैलेंस सेम आ रहा है, क्लाइंट का बैलेंस और हमारे कस्टमर का जो मतलब जो रिसीविंग नोट पे बैलेंस था वो सही आ रहा है और ये सही आ रहा है, तो फिर कोई मसला नहीं है, सही है। और अगर एक जैसा ना हो तो फिर हम क्लाइंट से डिस्कस करेंगे कि यार ये क्यों सही नहीं है, आपके रिसीविंग नोट पे जो है ना ये अमाउंट डिफरेंट है और आपके रिसीवेबल पे अमाउंट डिफरेंट है, क्या मसला है, वो भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में एग्जिस्टेंस का भी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमने किस तरह एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना है, किस तरह एग्जिस्टेंस प्रोसीजर को लगाना है रिसीवेबल पे। ठीक है, अब दोबारा याददाश्त के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखता हूँ असर्शंस। हमने कौन से अप्लाई किए, कंप्लीटनेस, ठीक है, और एग्जिस्टेंस
ये दोनों हो गए। अब मैंने सोचना है कि यार ये दो तो हो गए, चलो बाकी जो 5-6 एजर्शंस है उसमें से और कौन सा इस रिसीवेबल पे अप्लाई होता है। मैं सोचूंगा यार हाँ, वैल्यूएशन को मैं चेक करूँगा यार, वैल्यूएशन को मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैं इन रिसीवेबल पे मैं वैल्यूएशन अप्लाई करूँगा। हम क्या करेंगे, हम इस क्लाइंट से रिसीवेबल्स का डेटा लेंगे, हम इनका एजिंग करेंगे, एजिंग एनालिसिस। आप लोग को एजिंग एनालिसिस का पता होगा कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। एजिंग एनालिसिस को हम क्या करेंगे, एजिंग को कैलकुलेट करके फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, उसको चेक करेंगे। और ये याद रखिए, हमेशा ये याद रखिए कि हमने एजिंग जो है ना, हम ड्यू डेट से लेंगे, ना कि इनवाइस डेट। इनवाइस डेट से हम एजिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ड्यू डेट से हम कौन से ड्यू डेट से हम एजिंग कैलकुलेट करेंगे, ना कि इनवाइस डेट। ये याद रखिए कि ये गलत है। हमने अगर एजिंग करना है तो हमने ड्यू डेट पे लगाना है, इनवाइस डेट पे नहीं लगाना फार्मूला, ठीक है। किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने एजिंग करना है क्लाइंट के बैलेंसेस को, किस तरह मतलब जो कस्टमर के बैलेंस है उसके किस तरह एजिंग करना है, ठीक है। ओके, दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है, हमने एजिंग को क्लाइंट वाइज नहीं निकालने। मीन क्लाइंट वाइज यहाँ पे मेरा मतलब है कस्टमर वाइज। अगर हम कस्टमर वाइज एजिंग निकालेंगे तो क्या होगा, होगा यही कि एक ही कस्टमर के बिल सारे निकल आएंगे। और कंपनी का तो एक ही कस्टमर नहीं होता, वो तो बहुत कस्टमर्स होता है, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। अगर हम कस्टमर वाइज करेंगे तो इस बंदे का, कस्टमर ए का सारे बिल निकल आएंगे, सारे इनवाइसेस निकल आएंगे। नहीं, हमने कस्टमर जो है ना, एजेंट जो है ना, वो कस्टमर वाइज नहीं, हमने टोटल करना है। टोटल मीन हमने इनवाइस वाइज करना है, इनवाइस वाइज टोटल। तो वो इन सब पे अप्लाई होगा, इन सब का फिर बिल निकल आएंगे। उसका फार्मूला मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि किस तरह आपने एजिंग करना है। जब हम एजिंग करेंगे ना, एजिंग कैलकुलेट करेंगे, जो रिज़ल्ट एजिंग का आएगा, फिर हम क्लाइंट के साथ बैठेंगे, ठीक है। क्लाइंट के साथ बैठेंगे और उसके साथ डिस्कस करेंगे कि भाई जान, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना बैलेंस क्लाइंट्स कस्टमर से बैलेंस लेने का, वो तकरीबन 3 महीने का होता है, 3 महीने का, ठीक है। 3 मंथ्स हम जो है ना कस्टमर से पैसे लेते हैं। लेकिन यार आपके ये जो हमने एजिंग किया, इसमें तो कुछ ऐसे बैलेंस आ रहे हैं कि वो एक साल से एक इनवाइस पड़ा है, कोई इनवाइस 6 महीनों से पड़ा है। ये क्या सीन है। तो मैं इसके साथ जो है ना डिस्कस करूँगा ये चीज़, यार मुझे इसके बारे में बताओ, इसके बारे में मुझे बताओ। क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ना कस्टमर से पैसे लेने, वो तो 3 महीने का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक जाता है। लेकिन आपका कुछ इन्वाइसेस है जो 1 साल के पुराने हैं, कुछ इन्वाइसेस ऐसे भी है कि वो 6 महीने के पुराने हैं, अभी तक वो पेंडिंग में आ रहे हैं, हमने कस्टमर से पैसे क्यों नहीं लिए, ठीक है। हम इनके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर अगर ये जो पुराने वाले हैं ना, ये अगर हमने पिछले ऑडिट, मतलब अगर हमने इस कंपनी का पहले भी ऑडिट किया था, अगर ये पहले ऑडिट में भी थे, तो हम फिर क्या करेंगे, पहले ऑडिट की वर्किंग को देख के, ऑडिट के जो वर्किंग हमने पिछले ऑडिट का किया था उसको देख के हम चेक करते हैं कि क्या रीज़न था उस टाइम, ठीक है। और इस टाइम भी उनसे कंफर्म करेंगे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है जनाब, ठीक है, अगर इसके पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आ रहे हैं तो मुझे कुछ प्रूफ दो, अगर इससे थोड़े बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो फिर आप इसके प्रोविज़न जो है ना रिकॉर्ड क्यों नहीं करते, आप इसके प्रोविज़न रिकॉर्ड करो, ठीक है। और अगर ये बैलेंस आपका
3 या 4 या 5 सालों का पुराना बैलेंस है, बिल्कुल आने का चांस ही नहीं है, तो फिर आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटाओ। ये बैलेंस क्यों आ रहा है आप फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटाओ। फिर उनसे जो आपके सीनियर लेवल के लोग हैं उनसे बैठो, उनसे डिस्कस करो कि यार ये इस तरह का आपका कुछ बैलेंस आ रहा है और ये बहुत पुराना है, तो आप इनको या तो प्रोविज़न रिकॉर्ड करो, प्रोविज़न नहीं है तो फिर जो है ना इसको इस बैलेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकॉर्ड करो। मीन एक सेपरेट जगह पे रखो। क्यों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप लोगों ने ख़राब किया है, हर टाइम ये बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने वैल्यूएशन भी अप्लाई किया। हमने 3 असर्शन अब तक अप्लाई किया। कितने? 3। एक था कंप्लीटनेस, दूसरा था एग्जिस्टेंस, ठीक है, तीसरा था वैल्यूएशन। अब इसी तरह जो है ना आपका एक्यूरेसी भी आपका कैलकुलेशन वगैरह इतना कोई मसला नहीं है। ऑब्लिगेशंस तो भी इजी इतना नहीं है। जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चौथा नंबर, वो है प्रेजेंटेशन। यार ये जो रिसीवेबल आपने 5 लाख का रिकॉर्ड किया है, इसका प्रेजेंटेशन आपने जो है ना किस तरह किया है। इसका नॉर्मली प्रेजेंटेशन इस तरह होना चाहिए रिसीवेबल का कि ये फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट में एज ए रिसीवेबल्स आने चाहिए। आया आपने एग्जैक्ट इसी तरह किया है या गलत प्रेजेंटेशन आपने किया है? तो इसी तरह हम प्रेजेंटेशन को भी इस तरह चेक करेंगे। तो व्यूअर्स ये जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसी तरह का कुछ तरीका होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आऊँगा आपके रिवेन्यूज़ पे के एक्सपेंसेस वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह, इन सब के जितने भी प्रैक्टिकल लाइफ के जो प्रोसीजर जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखे हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए ले आऊँगा। लेकिन वो तभी होगा अगर आप लोगों के कमेंट्स में मुझे पता चले कि आया आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो, आप लोगों ने कुछ सीखा है इस वीडियो से या नहीं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ का जो सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे कि रिसीवेबल्स का इस तरह होता है। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो शायद मैं जो है ना बैंक का जो ऑडिट होता है ना वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि बैंक का किस तरह ऑडिट होता है, वो बहुत मज़े का है। तो काइंडली अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।